कि मेरी जन्म कहाँ हुई ये मेरे हाथ में नहीं था, कि किस जाति में मेरा जन्म होगा, किस परिवार में मेरा जन्म हुआ, किस राज्य में मेरा जन्म हुआ। मृत्यु मेरी कहाँ होगी ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरी मृत्यु कब हो जाएगी, किसी दुर्घटना में होगी कि किसी समय की मृत्यु होगी, कोई बीमारी से मृत्यु होगी, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है हमारा मेरे हाथ में है। मैं अपने किस्मत का लकीर को मैं स्वयं खींचा हूँ, मैं अपने हाथों से मैं अपना किस्मत बनाया हूँ। मुझे वह दिन याद है जब मैं अपने गाँव में एक मजदूर परिवार में पला बड़ा या बच्चा जिसका कोई अस्तित्व नहीं था अपने जीवन में, शिक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। समाज की पिछड़ापन के कारण बच्चे थोड़ा बड़ा हुए, माँ बाप के कमाकर माँ बाप को सहयोग करने लगे और थोड़ा बड़ा हुए उनकी शादी विवाह कर दे जाती थी और ऐसे वो जीवन यापन करते थे। उन्हीं के समाज में एक ऐसा बच्चा जन्म लिया जिसके माता पिता सामाजिक थे। माता पिता सामाजिक थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वह सामाजिक होने के कारण उनके मन में विचार आया कि मैं भी अपने बच्चा को पढ़ाकर आगे बढ़ाऊं। जैसे लोग गांव समाज में मेरे माता पिता जाते थे तो वह सुनते थे कि फलाना का लड़का पढ़ लिख कर फलाना नौकरी में गया, फलाना चिलाना का लड़का नौकरी में गया, तो उनके मन में यह लालच आई कि हमारा भी बेटा पढ़ लिख कर नौकरी में जाता तो हम भी गर्वान्वित होते। मैं धन्य हूँ उस माता पिता के, मेरे पिता नहीं है, आज से लगभग 5 साल पहले डेथ कर चुके हैं, लेकिन माता जी हैं। मेरी बूढ़ी माता जी को मैं बुलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उनकी भी थोड़ी अस्वस्थता के कारण वो दूर गांव में है, नहीं आ पाई। लेकिन मैं उनको याद करता हूँ, वीडियो कॉलिंग पर हम लोग सब उनका फंक्शन यहाँ का चल रहे फंक्शन को मेरा भाई आया है दिखा रहा था। मेरे 2 भाई अपने आए हुए हैं, जो कि एक पीसी का तैयारी करता है, एक थोड़ा पुलिस में जाने का तैयारी करता है। एक मेरा भाई भी आया है आदित्य राज चौहान, वो भी यहाँ पर मौजूद है और सब लोग हमारे घर से आया है। मेरी पत्नी भी कुछ देर बैठी थी, अस्वस्थता के कारण वो भी चली गई, थोड़ा भीड़ भाड़ से बचती है तो वो भी चली गई। लेकिन मैं जो भी हूँ उस माता पिता के वजह से हूँ, जो भी हूँ उस पिता के वजह से हूँ। माता का थोड़ा सा काइंडनेस था, पिता की स्ट्रिक्टनेस थी। माँ अपने बच्चों के वर्तमान खुशी के लिए सोचती है, माँ एक बच्चे के वर्तमान खुशी के लिए सोचती है, लेकिन पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है। इसीलिए माँ जब मारती है तो कुछ गलतियों पर थोड़ा बहुत मारती है, पिता जब मारता है तो सोचता है कि अभी तुम रो तो रो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें रोने नहीं दूंगा। इसीलिए पिता छड़ी उठाता है, पिता मारता है कि तुम्हारा भविष्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पिता बच्चों को ध्यान देता है। पिता एक ऐसा पिता थे हमारे कि जो अगर कहीं से आते थे, पहले वो ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, वो चले जाते थे ड्राइविंग पर, तो उसी समाज में हम पले बढ़ते थे। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, सरकारी स्कूल में जाते थे, आने के बाद वही खेल कूद, गुल्ली डंडा, ताश, जुआ पत्ती सब कुछ खेलकर आवारा बच्चा था यार, जो खड़ा आज बोल रहा है इंस्पेक्टर के तौर पर। तो अब वैसी जिंदगी को मैंने जिया है और उस जिंदगी से मैं केवल यहाँ तक पहुंचा हूँ तो अब पिता के कारण ही पहुंचा हूँ। माँ का मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन पिता का उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि वो पिता जब 97 में मैं फेल कर गया मैट्रिक, क्योंकि शिक्षा का मैं पहले महत्व ही नहीं था उस गांव में, उस समाज में क्या शिक्षा होता है। तो 97 में पहली बार मैट्रिक परीक्षा दिया और फेल कर गया। पता नहीं था कि बोर्ड क्या होता है, इजीली उसको दे दिया, लेकिन जब फेल कर गया तो वह पिता का, माँ को मतलब नहीं था। माँ को पता था फेल हो गया, पिता इसको मारेंगे, तो बचाने के चक्कर में थी। लेकिन पिता छोड़ने वाले तो नहीं थे वो, क्योंकि उनकी तो एक सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। और उन्होंने अपने सपने के लिए मुझे क्या किया, बगल में 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था, मैं उस गुरु का नाम हर जगह लेता हूँ, श्री मुरारी सिंह। मेरे वही एकलौता गुरु है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन को परिवर्तन किए हैं। अभी हाल ही में छुट्टियों पर मैं गाँव गया था, उस गुरु को देखा कि ब्लैक, अभी वो की बटन वाला मोबाइल यूज कर रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा दर्द उछल पड़ा और मैं उस गुरु को पूरी भरपूर सम्मानित किया, उस गांव में डंका बजा के सम्मानित किया। और गुरु ने बोला कि आप पहला शिष्य हो जो 46 साल से जो गुरु पढ़ा रहा है उस गांव में। उस 55 गांव के बच्चों को कितना को भविष्य बदला होगा, लेकिन
किसी ने उस गुरु पर ध्यान नहीं दिया और मैं जाकर गुरु को एक स्क्रीन टच चमचमाती मोबाइल गिफ्ट किया, साथ ही उनको बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट देकर उनको खुश किया और सम्मानित किया। यही हमारा धर्म है। उस गुरु के कारण मैं जो हूँ, एक पिता और एक वह इकलौता गुरु। उसके बाद मैं 97 में जब मैं फेल कर गया तो 98 में मेरे पिताजी उनके पास ले गए कोचिंग कराने के लिए। मुझे याद है उनकी फीस उस समय 200 रुपया हुआ करता था। वो 200 रुपया भी मेरे पिताजी देने के सक्षम नहीं थे। तब उनसे गिड़गिड़ाने लगे कि सर कुछ कम कर दीजिए। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, आपका बच्चा पढ़ने वाला होगा तो पढ़ लेगा, आप फीस की चिंता न करें। लेकिन हमारे पिताजी बहुत ईमानदार थे, बोला फ्री में हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको जितना जवाब देंगे उतना प्रति महीना हम जरूर देंगे। और वह गुरु मुझे 100 रुपया के 150 रुपया में पढ़ाए, 50 रुपया छोड़े थे और वो 150 रुपया मैं प्रति माह उनको बहुत ईमानदारी से ला कर देता था। जबकि उसी 100 बैच में लड़के थे, उस गुरुजी को बार पैसे के लिए ठोकते थे, वो 150 रुपया के लिए। और अच्छे अच्छे परिवार के लड़के, मुझे शर्म आती है आज उनकी बात सुनकर। गुरु को पैसा भी उधार लेकर भाग गया होगा सब, वो नहीं देता था। और मेरे पिता एक मजदूर 150 रुपया जिस दिन महीना लगा मैं बोलता था, वह 150 रुपया देते थे मैं गुरु को लाकर। आज तक मैं सामूहिक रूप से कभी भी फीस के लिए तो नहीं टोके गए हैं। और वही संस्कार आगे बढ़ा, वही गुरु ने मुझे पढ़ाया। और 99 में मैं एग्जाम दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं पहली बार उस गुरु के पास पढ़ने गया पिताजी लेकर, तो 100 लड़कों का बैच चलता था। उस बैच में उस दिन मेरे शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता तो मैं 100वां स्थान रखता हूँ। 100वां स्थान, आप समझिए मेरी शिक्षा का क्या स्तर था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 3रे स्थान पर आ गया। इतनी कड़ी मेहनत किया शिक्षा के बारे में, वहीं पर जाके मुझे ज्ञान आई कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है कि अगर इसको पी लेंगे ना तो ऐसे ही दहाड़ेंगे इसी मन से। और आज मैं दहाड़ने का काम करता हूँ, आज बोलने का काम करता हूँ, वह शिक्षा का कमाल है। वहां से मैं मेरी जर्नी 99 में मैट्रिक का रिजल्ट आया। इस दौरान मैंने जाकर पंजाब के सरदार के पास इंटर में एडमिशन कराना था ना, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तब मैंने क्या सोचा, मैट्रिक का एग्जाम दे दिया हूँ, रिजल्ट तो मेरा आएगा ही आएगा। इतनी आत्मविश्वास कैसे आती है? जब आप काम करते हैं। जब आप काम करते हैं, मुझे पता था कि खगड़िया के लोग इतने विलेज देंगे, ये मेरे अंदर ये आत्मविश्वास था। क्योंकि मैं अपने काम पर वो प्राउड करता था कि मैंने लोगों के लिए किया है। लोग आज इस बधाई समारोह में वो ऐतिहासिक बनाएंगे, ये मेरी पूर्ण विश्वास थी। और मैं होने से पहले लोगों को बोलता था कि देखिएगा खगड़िया के लोग मुझे कितना प्यार देगा। क्योंकि ये रिटर्न प्रकृति का नियम है कि आप जिस चीज में समय देते हैं वह चीज आपका होता है। जिसके लिए हमने समय दिया, जिस खगड़िया वासियों के लिए हमने समय दिया, वह खगड़िया वासियों ने आज मेरे लिए समय निकाला। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सबने वाकई में इस विदाई समारोह को ऐतिहासिक, अद्भुत और वह लकीर खींची है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वह एक सबक होगा कि आप जनता के लिए काम करेंगे तो जनता भी आपको आशीर्वाद देगी। हमें एक इंस्पेक्टर के तौर पर अगर काम करते तो शायद यह हम प्यार पाते, लेकिन हमने एक जनप्रतिनिधि खगड़िया वासियों के आम जनता के प्रतिनिधि के तौर पर हमने स्टेशन पर बैठा रहा। और जिस सभा में मैं जाता था यह बात बनता था कि आज से आप ये समझना कि तुम्हारा एक परिवार का सदस्य खगड़िया स्टेशन पर है, इंस्पेक्टर नहीं है। और तब लोग फ्रेंडली होना शुरू किया, तब लोग फोन करना शुरू किया। और यही कारण रहा कि हम लोग ये इतना कनेक्शन बना पाए। तब हम अपनी वहां से हम अपना जर्नी, जब मैट्रिक पास किए, पंजाब चले गए कमाने। 1.5 महीना कमा के सरदार जी से मुझे याद है 1200 रुपया कमा के लाए थे। और तब तक मेरा रिजल्ट आ गया और मैं इंटर में आर्ट्स में एडमिशन कराया। मैं मैट्रिक पास होने के बाद कहीं कोचिंग कोई नोट्स नहीं पढ़ा हूँ, मुझे याद है, क्योंकि पैसा ही नहीं था ना। जब आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, बहुत दर्दनाक है गरीबी। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं इस गरीबी के दंश को झेला हूँ। मैं एक वस्त्र पहनकर वो कॉलेज जाता था, मुझे याद है, और उसको लाकर फिर धोकर कैसे हम पहन के जाते थे। मुझे वो दिन याद है जब मैं वो कौन सा जूता आता है 200 रुपया का, वो 200 रुपया का जूता भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे।
कॉलेज जाने के लिए मात्र 5 रुपया हम जाते थे अपने घर से। हमारे घर से कॉलेज आरा 12 से 14 किलोमीटर होगा। 5 रुपया माँ देती थी, तो 1 रुपया इधर से बस के और 1 रुपया वापस बस के, और 2 रुपये दिन का खाना के रूप में 2 समोसे खाते थे और 1 रुपया बचा के फिर अगले दिन के लिए रख लेते थे। और फिर अगले दिन माँ से मांगते थे 5 रुपया। फिर ऐसे करके पैसे को हम कभी व्यर्थ खर्च नहीं किया। और ऐसे हम कॉलेज गए, अगर कॉलेज गलती से बंद है मुझे बड़ा दुख होता था, क्योंकि मैं तो कहीं कोचिंग करता नहीं था, कहीं ट्यूशन करता नहीं था। मैं तो सहारा कॉलेज था, कॉलेज में पढ़ने की बहुत इच्छा थी, क्लास करने की बहुत इच्छा थी। क्लास जब खुलता था मेरे चेहरे में बहुत खुशी होती थी। तो धान की कटनी, गेहूं की कटनी को मैं छोड़कर माँ को बोलता था, माँ मेरा कॉलेज खुल गया है, मैं जा रहा हूँ। तो माँ, पिता, भाई सब कॉलेज खेती के कटनी करते थे गेहूं धान का, लेकिन मैं कॉलेज जाता था। और जब जाता था पता चलता कॉलेज बंद है ना, इतना दुख होता था। लेकिन उस दुख को मैंने कैसे यूज किया, उस कॉलेज के ग्राउंड में 2 घंटा बैठकर पढ़ाई किया और अपनी किताब ले जाता था और फिर वापस आता था और ऐसे पढ़ाई करता था। मैंने मेरे शिक्षा से मेरा इतना लगाव हो गया मैट्रिक पास होने के बाद कि मैंने कभी चीट पुर्जा नाम का कोई चीज कभी परीक्षाओं में नहीं लिखा। और इवन नौकरी के परीक्षा में जब हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान परीक्षा होती है फाइनल, उसमें भी बहुत सारे करते हैं मदद इधर उधर, लेकिन हमारी सिद्धांत एकदम अटल बन गई कि नहीं, मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं लेना और मैं जो पढ़ा हूँ वही मुझे लिखना है। और यही कारण रहा कि मैं लगातार पास करते रहा, लगातार मेहनत करते रहा और मैं ग्रेजुएशन किया। 2004 में मेरी नौकरी लग गई। 2004 में नौकरी लगने के बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया। कांस्टेबल के रूप में लगा था 2004 में रेलवे में आरआरबी से। एक सिपाही के लिए मुझे 4 एग्जाम देना पड़ा था। उस समय इतनी रिटेन मेरी मजबूत हो गई थी कि अब मैं कहता था कोई भी एग्जाम आ जाए सामने, अब मुझे कोई नहीं फेल कर सकता। और यही कारण रहा कि मुझे 4 ज्वाइनिंग लेटर आया। 4 मेरी नौकरी मिली तो मैं यूनिफॉर्म में जाना चाहता था, इसलिए आरपीएफ के सिपाही में मैं ज्वाइन किया 2004 में। 2004 में ज्वाइन करने के बाद मैं गया जब सिपाही के जर्नी में, तो मुझे लगा कि ये तो डिसीजन मेकर वाला पोस्ट है ही नहीं, या तो हम गलतियों को रोक ही नहीं सकते। हम करप्शन अगर कोई हमारा साथी भी कर रहा है तो हम उसको बोल ही नहीं पाएंगे, ये कौन सा नौकरी है, हम इसको नहीं करेंगे। तो हम वहां से भी पढ़ना शुरू कर दिए। हम फिर पढ़ना शुरू कर दिए, हम अपना साइड होने लगे, साइड होते गए और पढ़ाई शुरू करते गए। फिर 2008 में जैसी भर्ती आई, हमने डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गया और फिर उस नौकरी को छोड़ दिया। 2008-9 में ज्वाइनिंग हुई मेरी सब इंस्पेक्टर में। इसके बाद आगे आप लोग, और इंटरेस्टिंग बात है, 2009 में ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे और इच्छा हुई कि और पढ़ेंगे और चैलेंजिंग जॉब करेंगे। तो चैलेंजिंग जॉब एक आया, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसमें भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जाती है केवल, लेकिन उन्हीं की सुरक्षा भी है एसपीजी की। उस विंग में हमें अपॉर्चुनिटी मिला, उस विंग में जाने का एक अवसर मिला, उसकी भी मैंने परीक्षाएं पास की और उसमें 2010 से 2017 तक मैंने काम किया। इस दौरान देश विदेश का दौरा किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट छोड़ दिया जाए, पूरे भारत के सभी राज्यों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ। देश के 3 कंट्री में विजिट किया हूँ। जर्मनी गया, फ्रैंकफर्ट सिटी, उसके बाद फोर्टलेजा ब्राजील की सिटी, उज्बेकिस्तान की सिटी, उसके बाद रसिया का झील वगैरह गए थे घूमे। तो इस तरह लगभग 4 कंट्रियों में मैं भ्रमण किया। दूसरे देशों में जो बच्चा एक गांव में हमारा बच्चा घूम रहा था, उसको विदेश घूमने का और 5 स्टार में रुकने का वो मैंने अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिल रहा था। सोचिए कि क्या क्षण होगा मेरे लिए। पहली बार जब जहाज पर चढ़े, कश्मीर में जाने के लिए जो एयरफोर्स का डकोटा जहाज होता है, गाड़ियां उसमें जाती है, इतनी आवाज करती, इतनी डर लग रहा था। लेकिन फिर हम कई बार जहाजों पर चढ़ने का मुझे अवसर मिला, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का अवसर मिला, BMW, मर्सिडीज जैसे गाड़ियों पर मुझे चढ़ने का अवसर मिला और मैं इस तरह मेरी जर्नी आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद 2017 में फाइनली प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मेरा टेन्योर समाप्त हुआ और 17 में बैक हुआ मोकामा 2017 से 21 तक रहा। इस दौरान 17 से 21 तक मैं दरोगा रहा, लेकिन मोकामा में दरोगा के तौर पर मुझे लोग इंस्पेक्टर से ज्यादा जानते थे। वो इंस्पेक्टर साहब हमारे अरविंद कुमार सिंह थे, वो हमें खुलकर काम करने की अवसर दिया। वो कभी ये ना सोचे कि इसकी पहचान ज्यादा बढ़ रही तो जीलस, ये नहीं था। उन्होंने देखा कि इसमें बहुत एनर्जी है और मैं पूरी तरह समर्पित, मैं अपने काम के
प्रति इतनी समर्पित हूँ कि मेरा अगर घर में पत्नी भी बीमार रहे और मुझे काम दे दीजिए तो पहला हम काम करेंगे। मुझे वो निपटने के लिए किसी भाई को, किसी दोस्त साथी को बोल देते हैं। मुझे ऐसा पता नहीं जेनेटिक है कि क्या है, मैं खुद भी, मुझे कोई जितना काम से अटैचमेंट है उतना हमारा भावुकता से, परिवार से अटैचमेंट नहीं है। मैं काम को अपने प्यार करता हूँ, मैं लव करता हूँ अपने यूनिफॉर्म को, और इसी वजह से इस यूनिफॉर्म सर्विस में आया हूँ। चाहे 2 बजे रात को कोई फोन कर देता है कि यहाँ कुछ हुआ है, तो मुझे फिर दोबारा नींद नहीं लगेगी जब तक कि उसको पूरा न कर लूं। मुझे याद है 12 बजे रात को एक लड़का फोन किया कि सर स्टेशन पे एक महिला जो है वो बीमार पड़ी है। मैं तुरंत उसको उठवा के और हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि आप एक कॉल खाली कर देने से वो समाप्त वहां नहीं होता है। कई लोगों को कॉल करना पड़ता है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो हर कोई नहीं कर पाता। सोचता है यार नींद खराब है, रखो, बहुत लोगों की आदत है। लेकिन हमने कभी भी, आलस नाम का चीज नहीं है मेरे में, ये मैं अपनी मैंने विशेषता बता रहा हूँ कि आलस नाम का कोई चीज नहीं है। मुझे दर्द फील नहीं होता है, क्योंकि मैं उस जिंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ उससे बड़ा दर्द अब नहीं होगा। इसलिए वो दर्द, ये सब दर्द मुझे बहुत कम लगता है जिंदगी में। जितना दर्द मैंने बचपन में झेला है, जितनी पीड़ा देखी है, उससे ज्यादा अब दर्द नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने जीवन में बहुत कष्ट होने पर भी यह सम्मान समझता हूँ। ये सोचता हूँ कि मुझे यह अवसर मिला है, एक एक क्षण लोगों के लिए मैं जीता हूँ। मैं घर में सोने और खाने के अलावा मुझे घर में पैर नहीं रहता है, या तो बाहर या ऑफिस में। अगर ऑफिस में काम नहीं है तो बाहर समाज में, अगर काम रहा तो फिर प्रशासनिक काम, नहीं रहा तो किसी स्कूल में। जब 21 के बाद मैं प्रमोशन लिया, प्रमोशन लेके जब मैं यहाँ आया तो देखा खगड़िया की स्थिति बहुत खराब थी। मैं पहली बार उस सड़क से घुसा, स्टेशन रोड से, मैं देखा कहाँ आ गया मैं दिल्ली से मोकामा फिर भी ठीक था। पटना के सटे हुए राजधानी के स्टेशन था, छोटा स्टेशन था, वहाँ एक्सक्यूज मी पर भी काम चल जाता था। यहाँ तो एक्सक्यूज मी कहने पर लोग ऊपर नीचे देखता है, कहता है कहाँ से जीव आ गया, तो यहाँ तो काम नहीं चलेगा। और देखे कि पहली बार जब हम चढ़े सीढ़ियों पर, इधर एक स्माइकर लाल आंखें कर लेटा हुआ, इधर उतर रहे तो इधर ही ऐसे ही घुलटा हुआ। बोले कौन सा स्टेशन है, क्या कोई प्रशासन नहीं है क्या यहाँ? तो मैं कसम खाया उसी दिन, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं जितना दिन खगड़िया स्टेशन पर रहूंगा, मैं इन चीजों को सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक पल इस स्टेशन को दूंगा, और वो मैं किया पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से। मैं आप सबका सेवा किया हूँ, ये मैं आज दिल से बोलता हूँ कि मैंने कभी बेईमानी, चोरी नहीं की अपने काम में। कभी कोई बता दे कि आपको मैंने फोन किया, आपने नहीं किया, उसको अगर हमारे क्षेत्र का है, जितना संभव हुआ मैं उसको पूरा किया हूँ। एकदम 100% मैं चाहता हूँ उस काम को किया हूँ, और ये मैं गर्व से आज कर रहा हूँ। आपके खगड़िया स्टेशन वाकई में बदला। जो चोर उचक्कों का अड्डा था, आपको माल गोदाम से लेकर मथुरापुर टमटम स्टैंड तक, कंपनी गार्डन में, यहाँ पर रेलवे कॉलोनी में जो चोर उचक्कों का अड्डा हुआ करता था, लगातार रेड करके पकड़ धकड़ करके बहुत लड़कों को काउंसलिंग करता था। जो लड़के अभी नए अभी नशा में डूबे होते थे, मैं चाहता था उसको विड्रॉल करूं, तो उसको मैं समझा बुझाकर, उनके परिजनों को बुलाकर, उनको सुपुर्द करके उन पर ध्यान बोलता था, ऐसे ध्यान रखिए उसको। तो ऐसे करके कई लोगों को सुधारा। आपको याद होगा वो वीडियो वायरल हुआ था, जो एक पंकज कुमार नाम का लड़का, साहेब कमाल का, जो मोबाइल छीनने के चक्कर में उसको पब्लिक धर लिया था और ट्रेन में लटकते हुए आया था। वह 9 बार जेल जा चुका है, लेकिन मेरे पास आया 9वां बार मैं उसको जेल भेजा, लेकिन वह अब सुधर गया। ये कैसे संभव हुआ? केवल जेल भेजना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केवल दंडात्मक नीति पर काम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है तो उसको अवसर भी देना है। छोटी मोटी गलतियों में हर बार जेल भेजना ही हमारा सोल्यूशन नहीं है। उसको मौका देना, उसके माइंड ब्रेन को वॉश करना, उसको काउंसलिंग करना, उसको ये याद दिलाना कि तुम्हारे ये पाप में कौन कौन हिस्सेदार बनेगा, तुम्हारा ये जीवन में ये जो गलतियां कर रहे हो तो ये इसमें कौन कौन हिस्सेदार बनेगा। जाके पूछो घर वाला से, जैसे महात्मा बुद्ध ने उस अंगुलीमाल डाकू को पूछा था। मैं इनको अंदर सोई आत्माओं को जो मृत पड़ी रहती है, जो गलत काम कराते हैं, उसको जगा के और उसको इंसान बनाने की तरफ लाता हूँ। और ऐसे करके बहुत लड़के सुधरे, बहुत लड़के नशा भी छोड़े, बहुत लड़के धारा में भी आए। और वो आज लड़का 9वीं बार जेल जाने के बाद
सुधर गया। अब पुलिस जाती है तो भागता नहीं है, क्योंकि भागेगा वही जो गलत करता है। अब वो सामने आता है, क्योंकि वो गलत नहीं करता है, आके बोलता है सर हमारी जिंदगी आप सुधार दी है। ऐसे बहुत सारे लड़कों को मैंने जीवन में बदलाव लाया। यही हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं कि केवल नौकरी, हम इंस्पेक्टर के तौर पर ऑफिशियल जॉब करके हम आते तो क्या आज आप लोगों से मिलते, क्या खगड़िया वासी मुझे जानता। ये काम जो प्रशासनिक है वो हमारा बंधन है, वो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके जिम्मेदार नागरिक, हमारे मित्र बोल रहे थे कि आपने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपने प्रतिनिधित्व किया है, और वही हमने किया है। हमने फील किया है कि अगर इस व्यक्ति को पकड़े हैं तो इसके घर में क्या क्या बीत रहा होगा, उस चीज को एनालिसिस करते हैं अपने वहीं रखकर कि अगर हम उसके जगह होते तो क्या सोचते। तो ये जब सोचते हैं ना, तब आप सही डिसीजन लेते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं इंस्पेक्टर को कह दी, नहीं, उसकी जगह आप रहिए। हर सिचुएशन में रिप्लेस करके देखिए, तब आप डिसीजन अच्छा ले पाएंगे, तब आप उसका सोल्यूशन सही ढंग से कर पाएंगे। और यही किया मैंने, लगातार यही करते करते आप लोगों के पास पहुंच बना। स्टार्टिंग में जब खगड़िया आया, देखा स्कूलों में जाने लगे। स्कूल में स्टार्टिंग में मैं गया, अपने पैसों से खर्च करके वो किताब कलम कॉपी ले जाते थे, बच्चों के बीच बांटते थे। स्कूल के लोग प्रिंसिपल से मिलते बोलते थे, हम बोल के आते थे कि एक दिन मुझे समय दीजिए, और अपना माइक और ले आते थे साउंड बॉक्स, और बच्चों को अवेयर करते थे, जागरूक करते थे, उनको शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट जगाते थे, कैसे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव होगा। बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल आपको बोलते थे, प्रधानाचार्य मास्टर, कि जीवन में मैं पहली बार देखा कोई पुलिस वाला शिक्षा के अलग जगाने आया है स्कूल में। तो ये आखिर क्यों हम इकलौता बने, इसका भी जिम्मेदार समाज ही है, क्योंकि समाज में जो बच्चा पलता है, पढ़ता है, वह समाज ही उसके जो विचार देता है, वह समाज ही जिम्मेदार है। आप अपने बच्चों को नौकरी में भेजते हैं तो ये उम्मीद लगा लेते हैं कि ढेर सारी पैसा कमाएगा और घर बनाएगा, बिल्डिंगें बनाएगी, और उसको इतनी ख्वाहिशें दे देते हैं ना कि वो गलत सलत करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन हमारी माँ बोलती है कि बेटा गलत मत करना, आज भी बोलती है बेटा गलत मत करना, तुमको सरकार तनख्वाह जितनी देती है आप उसको खुशी खुशी उसी में हम लोग जी लेंगे, तुम गलत सलत मत करना, और बार बार ये चेताती है। तो ये संस्कार है, माता पिता का, समाज का संस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारे। हाँ, परवीन मेरा ड्राइवर आ चुका है, और मैं चाहूंगा कि ड्राइवर प्लीज आ जाओ। आपने 3.5 साल मेरा साथ दिया, आपने निडर होकर काम किया, चाहे कहीं भी हो, रात हो, दिन हो, बरसात हो, आंधी हो, अगर फोन करके बुला जाए प्रवीण चलना है तो कभी ना नहीं बोलता था। और ऐसे शख्सियत को मैं आज सम्मान करता हूं और इसके जज्बा को सलाम करता हूं। आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बेहतरीन काम किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।